हाँ जी। तो कहानी समझ में आई। तो मैं बता रहा था 89 में, आपको ताज्जुब होगा, 89 में डॉलर था 16 रुपए का, 16 रुपीज का डॉलर था 89 में। ये जो विश्व गुरु इतना ज्यादा हाय हाय करता रहता है ना सारे दिन, पहले की सरकारों ने क्या किया, पहले की सरकारों ने क्या किया। सोचो हमारी रुपए की कितनी जबरदस्त वैल्यू थी 89 में, 16 रुपए का डॉलर था। आज 84 के आसपास पहुंच रहा है। बहुत लंबी, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं ना 89 की, बहुत लंबा पीरियड तो नहीं है ना। अब जब सोचो कि देश आजाद कब हुआ, 47 में। मैं बात कर रहा हूं 89 की, यानी कि 42 साल के अंदर कितनी स्ट्रांग स्टेटस रही होगी तब भी। और जबकि यहां कुछ भी नहीं बनता था भारत में, अंग्रेजों ने बिल्कुल तबाह कर दिया था कंट्री, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, इकोनॉमी नाम की चीज नहीं थी। उस कंडीशन में पहले के हमारे अर्थशास्त्रियों ने, हमारे अच्छे नेताओं ने इसको उठाकर कहाँ पहुंचाया। हालांकि उससे पहले तो डॉलर, 1 रुपए की कीमत बहुत बड़ी थी हमारे। शायद एक समय ये था कि डॉलर सस्ता था 1 रुपए से, एक टाइम ये भी था, पर वो मुगल काल था शायद। 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर था। अच्छा, 1947 में, बताइए। तो फिर भी 40 साल में, 42 साल में मात्र 16% ही इन, मतलब 16 रुपए का हुआ, यानी कि 15 गुना बढ़ गया एक तरीके से समझ लो। लेकिन 42 साल में, और इधर 10 साल में 58 रुपए से 84 रुपए पे आ गया। 58 से 84 कितने हाई रेशो में बढ़ा है 10 साल के अंदर ही। तो क्या मतलब, इसका मतलब पब्लिक को लूट लिया गया ना, संसाधनों को खत्म कर दिया गया ना। तो अंधभक्तों को ये कैलकुलेशन अगर समझ में आ जाए तो वाकई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। लेकिन भाई ना 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 ना, अंधभक्त फिर कहा ही इसलिए जाता है, कुछ नहीं समझ में आने का उनको। आई डोंट थिंक सो। ये तो सिंपल। अभी का जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है वो प्री इंडिपेंडेंस के पहले का है। जो मिस्टर पर्रिकर ने, मतलब जो मिस्टर वो निर्मला सीतारमन के हस्बैंड है, हाँ, उन्होंने बताया। और और जो हमारा सोशो इंजीनियरिंग वाला स्टेटस है वो तो हमारा 18th सेंचुरी में चला गया है, जब बहुत हम लोग कास्ट बायस्ड थे। अभी ये षड्यंत्र खत्म नहीं हो रहा है। अभी आपसे पैसे ही नहीं लूटे गए, आपकी आपकी चलने वाली संपत्ति भी लूट ली गई। 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला गया, नोटिफिकेशन 2015 में, कानून नहीं बदला, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाला गया, आधा नोटिफिकेशन 2015 में। एनजीटी ने यह कहा था कि सन 2000 पहले के जो डीजल इंजन हैं उनको आप बंद कर दो, सन 2000 पहले के डीजल इंजन, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक इंजन थे, जिसमें जो फ्यूल था वो पॉल्यूशन ज्यादा फैलाता था। 2015 की बात बता रहा हूं मैं। उनके एक नोटिफिकेशन निकलवाया गया, लेकिन ये आदेश था 2015 से पहले का। लेकिन इन्होंने धोखाधड़ी करके क्या किया कि 10 साल कर दी लाइफ इसकी। टैक्स 15 साल का लेते हो और लाइफ 10 साल की कर दी। 5 साल का टैक्स क्यों ले रहे हो, जब आपने एनसीआर में 10 साल की लाइफ कर दी है डीजल इंजन की, तो आप टैक्स किस आधार पे ले रहे हो। और पेट्रोल, जो प्राइवेट कार थी, आज भी 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में आज भी आप अपनी गाड़ी को आजीवन रिन्यू करा सकते हो, हर 5 साल में रिन्यू करा सकते हो।
और फिटनेस आरटीओ देता है। कानून आज भी वैसा ही है, लेकिन इन्होंने धोखाधड़ी करके एक नोटिफिकेशन निकाल कर अखबारों में निकाल निकाल के ये कह दिया और नाम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, उसने ये कहा है, जबकि आधी चीज बताई है, आधी छुपा ली। अगर अच्छा हुआ अगर ये सरकार बदल गई ना, तो वो वाली चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। 100 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ, मतलब इसके नोटिफिकेशन के खिलाफ, मोटर व्हीकल एक्ट का रेफरेंस देते हुए कि मोटर व्हीकल एक्ट तो आज भी यही है, तो आपने नोटिफिकेशन कैसे किस आधार पे निकाला है? तो वो संपत्ति आपकी 12 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, जो आपकी 25 साल 30 साल तक कुछ होता ही नहीं है, बहुत से लोग तो चलाते ही कम है, वो छीन लिया आपसे, स्क्रैप कर दो। इन्होंने नौटंकी शुरू कर दी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मैंने अभी जान पहचान वाले से पूछा जरा दिखाना आरसी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की उम्र भी 15 ही साल है। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल 10 10 लाख रुपए में आता था, आज वो 18 लाख का व्हीकल है, सेम व्हीकल, और उम्र उसकी 15 साल ही है। आप बताइए, आपकी संपत्ति हर हालत में छीनी नहीं जा रही? ढोंग है पॉल्यूशन, और कुछ भी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं, सारी व्यवस्था ठीक है। हमारा जो फ्यूल है इतना रिफाइंड हो चुका है, और कई बार कंपनियों ने कहा टेस्ट कर लो ना भाई, हमारी गाड़ियों का एमिशन टेस्ट कर लो आप। अब एमिशन टेस्ट करके आप सर्टिफिकेट लेते हो, उसमें ना के बराबर आता पार्टिकुलेट। अब कहा, जब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में नहीं है, तो आप उसे डिस्कार्ड कैसे कर रहे हो? गाड़ी को किस आधार पे कर रहे हो? व्हाट इज द बेसिस? सर्टिफिकेट मशीन कह रही है कि आपकी गाड़ी पॉल्यूशन नहीं देती, आप कह रहे हो नहीं, 10 साल पुरानी गाड़ी, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। ऑन व्हाट बेसिस? व्हाट बेसिस? इधर आपकी संपत्ति लूटनी शुरू कर दी, इधर वेल्थ टैक्स देख लो कितना हो गया। आप जीएसटी देख लो, एक माचिस की डिब्बी, नमक, सब पे जो कभी जीएसटी नहीं होती थी उस पे भी जीएसटी है आज। सोने पे जीएसटी कभी नहीं थी, जो लोग सोने का काम करते हैं, आज सोने पे 3% जीएसटी है। और एलआईसी प्रीमियम पे आप पे करोगे तो जीएसटी है। बताओ, एलआईसी पे आपको कभी जब जीएसटी नहीं थी, एलआईसी पे जीएसटी है। मेच्योरिटी होगा तब आप जीएसटी पे करोगे। जब आपको अमाउंट मिलेगा फिर जो, आप जीएसटी पे करोगे। अरे वो तो छोड़ो, जो एलआईसी से पैसा मिलता था उस पे कोई टैक्स थोड़ी था, वो टैक्स फ्री उस था। पे भी टैक्स है हाँ। आज। यानी कि आपको सरकार लूटे ही जा रही है, लूटे ही जा रही है। अब जो 500 रुपए के 200 रुपए की नोट की बात करी, वो तो मैंने डायरेक्ट करी, लेकिन ये जो आप जोड़ लोगे तो आपको 500 का नोट तो 50 का नोट रह गया। ये सब चीजें और जोड़ लो जो मैंने बताई, 500 का नोट 50 रुपए का, 8 साल में डिवेल्यूएट हो गया, 8 ईयर्स के अंदर। नोट ही तो है 500 का, कागज का, उसकी वैल्यू क्या है? जो इतने सारे टैक्सेस मैंने आपको बताए हैं, ये तो आप दे ही रहे हो ना, जो पहले नहीं देते थे। दूध पे टैक्स देते थे, दही पे देते थे क्या? नहीं देते थे। आज हर चीज पर 18% जीएसटी है। तो कहने का मतलब है, हर तरीके से लूटा जा रहा है। तो जीडीपी बढ़ रही है हमारी क्या? और और जो है गाड़ी, अगर आप गाड़ी खरीदते थे पहले, 5 साल का इंश्योरेंस वो लेते थे आप, लोन, और 5 साल बाद सोचते थे जैसे ही लोन चुकेगा मैं गाड़ी बेच दूंगा, नहीं ले लूंगा। अब क्या करते हो? हिम्मत नहीं है, गाड़ी जो खरीद ली उसे कम से कम 9 साल तक तो आप बेच ही नहीं सकते। इससे नुकसान क्या हुआ? गाड़ी की बिक्री कम हो गई। जो हर 5 साल में गाड़ी, मान लीजिए 3 खरीद लेता 15 साल में, अब वो गाड़ी एक ही खरीदता है 15 साल में, तो टैक्स कम हो गया। और जो एलाइड इंडस्ट्री उसके सारे चलती थी, जो बाकी इंडस्ट्री चलती थी उनके पार्ट्स के सारे, वो बंद हो गई, क्योंकि सब यूज एंड थ्रो वाली पे आ गए, तो सारी इंडस्ट्री बंद है आज की तारीख में। और जो गाड़ी है उसका पार्ट 85 गुना लेते हैं आपसे वो। वही पार्ट हमारे भारत में दूसरे लोग बनाते थे, वही आपको
10% के लेवल पे बेच देते थे और आपको अच्छी चीज मिल जाती थी। तो सारी बातों का निचोड़ मैंने सारी डिटेल में इसलिए बताया कि जो यूट्यूब पे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ समझना ही नहीं चाहते, थोड़ी बहुत अगर कानों में पड़ेगी बात शायद कुछ हो जाए भला, ना हो तो ना। पर हम श्री माता जी के आगे शर्मिंदा नहीं होंगे कि हमने सत्य बताने में कंजूसी करी या सत्य बताने में पीछे रहे। सत्य का मतलब भगवान से जुड़ना ही नहीं होता है। भगवान से जुड़ना है किस लिए? ताकि मानव जो है सत्य का पालन कर सके, इसलिए तो भगवान से जुड़ना है। बहुत से मूर्ख सहजी ऐसा कहते हैं, आई एम सॉरी, मूर्ख इसलिए बोल रहा हूं, बहुत से मूर्ख सहजी कहते हैं अरे ये बातों से क्या मतलब, ध्यान की बातें करो। अरे भाई ध्यान है किस लिए? वॉट फॉर दिस मेडिटेशन? क्या वो एस्कॉन वालों की तरह ढोल मंजीरे बजाने के लिए ध्यान मिला है क्या? जो वो गाना गाते रहते हैं, रट्टा मार मार के धक्के खाते हैं सारी दुनिया में, पूरा प्रोसेशन निकालते हैं। और अकेले वो ऐसे नहीं है, ज्यादातर सबका यही हाल है, सब सड़क पे हैं आज तो। अरे और तो और सहजी भी सड़क पे ही हैं आज, ढोल मंजीरे बजाते हुए। शर्म आने लगी बिल्कुल, लिटरली आई फील एशेम्ड ये सब देख के। बड़ी शर्म सी आती भैया, वाकई। आपने जो सिखाया आज इज शुड बी एवरी हाउस होल्ड नॉलेज। सबको पता होनी चाहिए। स्कूल में नहीं सिखाते डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, रेगुलेटरी क्या होता है, टैक्स कैसा होता है, कैसे आपका पैसा छीना जाता है। ये तो हर सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी नहीं है और सहजी बनने जा रहे हैं, लाइक, और किंगडम, आई मीन गॉड के किंगडम के सिटीजन बनने जा रहे हैं। ये जो देश की हालत वो भी पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं। भ्रष्टाचार नहीं रहने दूंगा, सबको मैं अपनी पार्टी में भर लूंगा। वाकई सही बात है। भ्रष्टाचारी को रहने नहीं दे रहे, अपनी पार्टी में भरे जा रहे हैं। अब कहानी एक और सुनो, बिजली महंगी क्यों हो रही है? अनाप शनाप रेट क्यों बढ़ गए बिजली के? एक खेल है इसके पीछे भी। हमारे नेशनल जो खदाने हैं, जो कोल इंडिया है हमारा सरकारी, वो देता है मान लो 1,000 रुपये टन का सोना, कोयला दे रहा है मान लो। पर इन साहब ने एक और गेम खेला, अपने मित्र को लाइसेंस दिलवाया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लाइसेंस दिलवाया और एक जबरदस्ती एक लेवी लगा दी कि इनके मित्र का ही कोयला खरीदना पड़ेगा एनटीपीसी को, थर्मल को, जिनसे हमारे बिजली बनाने वाले संयंत्र चलते हैं। वो सोना है, वो कोयला 35 रुपए, 35,000 रुपए टन। और यहाँ का मिल रहा है 1,000 रुपए या 2,000 रुपए टन। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और उसकी गला किसका कटा? हम सबका गला कटा, बिजली के बिल बढ़े हर चीज के। ये तो दो चार चीजें मोटी मोटी बताई हैं मैंने, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऐसे चीजें हैं। आपको कल पता लगा, मैंने एक वो डाली थी आज वीडियो, पता लगा कि गृह मंत्रालय में आग लगा दी गई है। आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। कौन से ऑफिस में जिसमें इतना पैसा लगा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता, ऐसा बनाया गया है गृह मंत्रालय को। बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटी वाला, हर चीज अप टू डेट, सारे सेंसर लगे हुए, A to Z सारी, उसमें आग लग गई है जी। और कौन कौन सी चीजें जल गई? सारे कंप्यूटर का डेटा जल गया, फाइलें जल गई। यानी कि वो जो भ्रष्टाचार है छुपा हुआ, उसमें आग लगा दी गई। इसका मतलब विश्व गुरु को समझ में आ गया, तू अब विश्व गुरु नहीं रहने वाला। तो अपने सारे काले कारनामों को नष्ट करा दो। आज तक सुना आपने मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के कार्यालय में आग लगी हो? आज तक, जब से भारत का स्वतंत्रता हुई है और आज तक, इंडिया की दिल्ली के अंदर होम मिनिस्ट्री में आग लगी हो कभी सुनी आपने? लेकिन देखो ना, शॉर्ट सर्किट भी इसी काल में होना था, जब हजारों साधन हैं जो शॉर्ट सर्किट ना हो पाए।
गेम देख रहे हो आप। पर जो डेटा माता प्रकृति ने नोट कर लिया, डेटा, उसे कैसे मिटाओगे? उसे कौन जलाने वाला है? मिटा देगा डेटा ये उसका, प्रकृति का लिखा हुआ। चलो ये तो मैन मेड चीजें थी, जलवा दी आपने, शॉर्ट सर्किट से जल गई। हम तो रिफाइंड वे में कहेंगे ना, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट बिजली में हुआ या यहां पर हुआ दिमाग में, ये बात की बात है। तो लेकिन जो प्रकृति ने आपका डेटा लिख लिया है आपके कर्मों का, उसे जला पाओगे क्या? सजा से बच जाओगे क्या? कोई बात नहीं। तो आज का दिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आंकलन करने के लिए कि 10 साल में क्या हुआ। मतलब आपका कई साल पुराना सिक्योर मनी, सिक्योरिटी के लिए आपने रखा था, वो छीनकर बैंकों में भर दिया गया। उसको फिर दोस्तों को दे दिया गया, दोस्तों को देके फिर माफ कर दिया गया, उनका कर्जा माफ। और बैंक आपको लूट रहे हैं, अनाप शनाप आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। चार्जेस देखो बैंकों के, दिमाग खराब हो जाता है देख के। अनाप शनाप चार्जेस है बैंकों के, कोई कहने सुनने वाला नहीं है आज की तारीख में। क्योंकि अपने को चलाएं कैसे वो? 29 नेशनलाइज बैंक से 12 रह गए, अब उम्मीद है 5 रह जाने वाले हैं। इसका मतलब फिर लूटेंगे, फिर लूटेंगे पब्लिक। अभी तो उगाही की फोन आते रहे बड़े वाले व्यापारियों पे, जो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ वाले व्यापारी थे। अब आएंगे 2-2 5-5 करोड़ वालों के पास भी उगाही के फोन आया करेंगे, 5 लाख रुपए जमा करा दो वरना देख लेना। छापे पड़ेंगे आपके पास, करोड़ करोड़ वालों के भी छापे पड़ेंगे। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। कोई मतलब नहीं है। जैसे एक माफिया होता है ना, गुंडा, सेठ जी को फोन करता, सेठ जी वो मंदिर बनना था। हाँ समझ गया, पहुंच जाएंगे जी। बस खत्म हो गई बात। तो ऐसे ही यहाँ हाल चल रहा है। सरकारी सरकारी माफियागिरी चल रही है। आपको पता ही होगा, एक 4 आदमियों का व्यक्तिगत फंड बनाया गया, नाम रखा गया पीएम केयर फंड, पर वो सरकारी नहीं है। उसमें पैसा कौन सा है? उगाही का पैसा। सारे बड़े बड़े व्यापारियों से उगाही की गई, उसमें डलवाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की उगाही आप सबके सामने आई चुकी। अभी वो केयर फंड भी खुलेगा आने वाले टाइम में, वो भी फूटेगा, उसके अंदर से बड़ा सारा मटेरियल निकलेगा। मुझे लग रहा है पीएम केयर वाले फंड वाले की तो फाइलें नहीं जलवा दी, कुछ स्टेरिंग बार पता बार नहीं काट भाई, दीजिए पूरा, इतनी इतनी फाइलें पूरा फूटी क्लियर को होंगी काट दीजिए, शॉर्टकट में टायर निकाल। या शॉर्ट सर्किट में। खैर, हम ना तो किसी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और ना ही पॉलिटिकल हैं, लेकिन अपने भारत में जरूर इंटरेस्ट है। भारत के लोगों में इंटरेस्ट है कि भारत के लोग प्रॉस्पेरस रहे, शांति से रहे, भाईचारे से रहे, सौहार्द से रहे। और जो ये भारत को हमारे इतने शहीदों ने अपना खून बहा बहा कर बचाया है ना, इसको सींचने वाले जेन्युइन लोग चाहिए। बर्बाद करने वाले लोगों की इस भारत में बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ऐसे लोग जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं 100% उनका संहार कर दें। माफी वाफी करने का मैटर ही खत्म हो गया। अंधभक्त जो है वो माफी योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है माफी योग्य। क्लियर बता रहा हूं मैं। और उनको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। प्रकृति उन्हें ऐसी भयंकर सजा दे देगी, भारत की आत्मा उन्हें ऐसी सजा देगी ना अंधभक्तों को, जो हृदय भी कांपेगा। और जो जिसने किया है उसका तो होगा ही होगा, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे।
उसने तो अपने कई हजार जन्मों का लेखा जोखा खराब कर लिया इसी जीवन में, हजारों जन्मों का, इसी छोटे से जीवन में। लेकिन लेकिन जो भक्ति करते हैं ऐसे दुष्टों की, उनको बहुत भयानक सजा मिलने वाली है। सब तैयार हो जाएं देखने के लिए आने वाले टाइम में। ठीक है, हम जैसों को अगर राक्षसी राज आगे चला तो हम जैसों के लिए मुसीबत आएगी बाहरी रूप से, पर अंदरूनी रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। बाहर से तो वैसे भी बिगड़ना ही है एक दिन, आज नहीं बिगड़ेगा कल बिगड़ेगा, शरीर तो मरेगा ही, उसकी कोई परवाह नहीं। पर हम अपनी श्री माता जी के आगे शर्मिंदगी तो महसूस नहीं करेंगे ना। उन्होंने हमारे अंदर सत्य को प्रवाहित किया, सत्य से जुड़ना सिखाया, सत्य का हिस्सा बनाया, अपना हिस्सा बनाया, तो उनके आगे तो शर्मिंदा नहीं है ना। बस हमारा तो उद्देश्य पूरा है इस मामले में। जब हम अगेंस्ट हैं, सारे इस तरीके की राक्षसी प्रवृत्तियों के, शैतानी शक्तियों के अगेंस्ट खड़े हैं हम सब, तो हमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। बाकी देवी देवता जाने क्या होना है। देखो, राक्षसी काल जब होता है तो कष्ट तो सभी को होता है, क्योंकि राक्षस जो होते हैं ना, अपने अनुचरों के भी सगे नहीं होते। आगे एक और गेम दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, मतलब उसका एक चित्रण। अगर विश्व गुरु का झोला उठ गया तो जो साथ देने वाले थे ना, यही उधेड़ना शुरू कर देंगे साथ देने वाले, जो जयकारे लगा रहे हैं ना अभी, ये जो 303 गुलाम हैं, यही एक दूसरे का उधेड़ना शुरू करने वाले हैं। देख लेना अभी आप, कुछ ने तो शुरू भी कर दिया उधेड़ना। अब ये देखिए, हमारी वित्त मंत्री के पति देव को बहुत पहले क्यों नहीं सूझा ये सारी बातें, अभी क्यों सूझ रही हैं? क्योंकि उन्हें उन्हें अब ये टेंशन नहीं है, उन्हें लग रहा है अब ये चले जाएंगे, अब मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर थोड़ी हिम्मत करते हैं, जब इनकी पत्नी श्री अनाप शनाप बोलती थी, मैं तो प्याज नहीं खाती, प्याज की महंगाई से हमें कोई मतलब नहीं, मैं तो तेल भी नहीं पीती, तो तब उन्हें बोलना चाहिए था। हालांकि बेचारों ने बोला, ऐसा नहीं बोला, पर अब जो बोल रहे हैं तब बोल देते। जितने भी आज सत्य बोल रहे हैं, आज अब इस काल में, भैया 8 साल पहले, 6 साल पहले नोटबंदी के टाइम में भी तो सत्य बोलते। यानी कि कायरता रही आपकी, आपको डरे रहे आप। आई एम सॉरी टू से वन थिंग, जितने डरे हुए लोग हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो मूक सहयोग करने वाले हैं। जिन्होंने मूक रहकर सहयोग किया है वो उनकी श्रेणी में आते हैं, वो भी सहयोग करने वालों की श्रेणी में आते हैं, राक्षसों का। तो सजा उन्हें भी मिलेगी, इसमें कोई नहीं बच सकता। जो कहे भाई हमें तो मतलब नहीं है, वो भी जाएंगे। जो चुप रहे, अब वो एक नेता है इनका सुब्रमण्यम, कहता है मुझे पता है क्या क्या कर रखा है। भाई तू बताता क्यों नहीं है? नहीं मैं बता नहीं सकता। भाई तू फिर बोल क्यों रहा है? वाह। अभी तो उसका इंटरव्यू भी नहीं आ रहा। नहीं मतलब क्यों बोल रहा है भाई तू? नहीं मैं उसका सुना, अच्छा ये ऐसा मोदी ऐसा, मोदी ऐसा। भाई तू सबके सामने आके बोल दे इसने क्या कुकर्म किए हैं। नहीं वो पार्टी हाँ, की वजह से नहीं बोलूंगा। यानी कि तुम्हारी पार्टी तो लुच्चों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, तू भी उसका हिस्सा ही है। तू क्यों नहीं बोल रहा अगर आप चोरी की थोड़ा है? थोड़ा बोलेगा। हैं? आपकी आपकी भक्ति थोड़ा पार्टी से थोड़ा। है, देश से नहीं है। हाँ, हम्म। कोई मतलब नहीं देश से इन लोगों का। इतना थोड़ा थोड़ा सच बोलेंगे और ऐसे सवाल, करके बस बोल जाएंगे। बहुत से हमारे अंधभक्त जो सहजी बने हुए हैं, ये मेरी बातें सुन के उनको बड़ी तिलमिलाहट होगी, पर टेंशन भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये भी बोल दिया है सजा तो बहुत बड़ी मिलेगी। इस बात की भी टेंशन सुनिश्चित समझना, क्योंकि मिलनी तो है ही सजा। उनको तो कांटे वाले डंडे लेके देवी देवता ही खड़े होंगे।
कि तू माता जी के चरणों में बैठकर भी तुम ये हरकतें करते हो। आम लोगों से भी ज्यादा ज्यादा डंडे पड़ेंगे तुम्हें, कांटे वाले। तो ये क्लियर बात है, क्योंकि जागरूक होकर भी तुमने ऐसा काम किया तो ज्यादा सजा मिलने वाली। पीड़ा है मेरे को इस बात की बहुत ज्यादा, जो दुर्गति करी है ना हमारे देश की। बहुत पीड़ा महसूस होती है मेरे को दिल दिल तक। हमारा कुछ भी हो, हमें नहीं परवाह इस बात की। अगर हमारे जो पहले जो जिन्होंने 90 साल खून बहाया अपना, उन्होंने इसकी अपनी चिंता की होती तो हम आजाद ना होते। कोई तो चिंता करेगा, कोई तो अपना नुकसान करेगा ना। और जितने लुच्चे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा, वो हड़पना चाहते हैं सारा भारत को, सारे भारत के पैसे को वो हड़पना चाहते हैं। जिन्होंने एक कील बराबर भी, एक तिनके बराबर भी काम नहीं किया देश के लिए, वो सारे देश के लेके बैठ गए, सारे देश के धन को लोगों को लूटने को और लोगों को गुलाम बनाने बैठ गए। शर्म आनी चाहिए। बहुत शर्मिंदगी की बात है, हद से ज्यादा। इतना अफसोस की बात है। एक माता पिता होते हैं, जी जान से अपना घर बनाते हैं कि ठीक है बच्चों के लिए अच्छा घर बने, और कोई बच्चा उसे खराब करना शुरू कर दे, तोड़ फोड़ करना है, दीवार तोड़ दे, ये कर दे, तो उनको कितना गुस्सा आएगा। फिर वो क्या करेंगे? कान पकड़ अरे के कहेंगे इधर आ इस जाओ, घर से अपनी आउट जगह हो ही जा, बस पर इधर हो भाग। जाओ, गिर जाते इधर। है घरेलू। तो कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे ना माँ बाप उसे, बाहर यहाँ से, घर का नुकसान कर रहा है तू। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। झोला ब्रांड का, भाई हमारा ये कहना है, झोला उठा के जब जाने लगे इनका झोला चेक कर लेना, झोले में बड़ा घालमेल मिलेगा। अब समझ में आया कि झोला झोला क्यों कहते थे। वो इसलिए कहते थे हम तो झोला फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, यानी कि झोले में लूट लाट का सारा माल भरकर हम तो चले जाएंगे। इसे हाँ, कंगाल ये कर कभी नहीं दिया है कहा कि कि पूरे देश खाली में। हाथ चला जाऊंगा। है ये कभी नहीं कहा कि मैं आया हूँ तो खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ आया हूँ, खाली, हमेशा बोला झोला पकड़ के जाऊंगा। सही है। अब उन्होंने कहा, समझी। वे खाली झोला लाया हूं पर भर के ले जाऊंगा। छोल है छोल। पर यहाँ के 11 जोरा के छाप। 11 रुद्र खड़े हो गए हैं दरवाजे पे कि भैया झोला चेक करा। नहीं, हम्म। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कर्मचारी होते हैं तो गेट पे तलाशी होती है वापस जाते हुए, कोई फैक्ट्री का सामान तो लेके नहीं जा रहा। टिफिन भी दिखाओ, टिफिन में कुछ रखा तो नहीं, थैले में दिखाओ थैला क्या है इसके अंदर। तो विश्व गुरु जी, थैला चेक होना है, चिंता ना करो, आपको वैसा ही थैला वापस कर दिया जाएगा जैसा लाए थे। खाली लाए थे, खाली ही हाथ में पकड़ाया जाएगा झोला। और जितना तुमने लूट लूट के बांट दिया ना, वो सब वसूल कर लिया जाएगा अपने, तुम्हारे सारे दोस्तों से पूरा वसूल होगा। ऐसी बात नहीं है कि वो वसूल नहीं होगा। एक कार्टून में देखा था, विश्व गुरु कह रहे हैं अब ये काला धन नहीं रहा स्विस बैंकों में, अब ये नारंगी हो गया है। मैं कहा भाई बनाने वाले भी कमाल हैं। कैसे कैसे बना देते हैं भाई। यानी कि अब नारंगी हो गया तो इसलिए आएगा नहीं, काला आना था। पर एक बात पक्का है, अगर इनका झोला उठ गया तो जो इनके द्वारा लूटा गया है वो तो पक्का आएगा, इसका तो हमें विश्वास है। अगर सरकार, देखो ध्यान से सुनना, अगर सरकार में अच्छे लोग बैठ गए, थोड़े से अच्छे, ज्यादा नहीं कह रहा, उम्मीद नहीं है मेरे को ज्यादा अच्छों की, और किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी, और ऐसा 47 तक हो गया, कह रहे हैं ना अमृतकाल 47 तक चलेगा, तो मैं कह रहा हूं 47 तक ऐसा रहा तो वाकई ये देश सोने की चिड़िया ही बनेगा दोबारा। 20-22 साल बस ऐसा चल जाए,
अलायंस की गवर्नमेंट हो और अच्छे नेता सीट पे बैठे हो, तो वाकई दोबारा ये सोने की चिड़िया हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश के जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, थोड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि MSME, माइक्रो, स्मॉल और MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये लोग दोबारा इसे सोने की चिड़िया में परिवर्तित कर देंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। पर भारत में अलायंस की गवर्नमेंट चाहिए, एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए एक पार्टी की। वही पार्टी अत्याचार करती है पब्लिक पे, खून चूस लेती है, और पुराना इतिहास इस बात का गवाह है। तो ये आज थोड़ी सी पीड़ा थी। आज अंतिम दिवस है, कल से क्या बनने वाला है पता नहीं भैया, भारत का हमें नहीं मालूम क्या होगा। जैसे मैंने बहुत पहले क्या कहा था, अगर जैसे राक्षसी राज आया तो फिर हमारा अब ध्यान के आगे की व्यवस्था होगी, इवोल्यूशन की प्रोसेस को फास्ट करना होगा, क्योंकि अब कुछ नहीं रखा है हम। और आप अगर जागरूक ही नहीं हो तो जागरूकता फैला भी नहीं सकते। तो सारा फोकस उस जागरूकता पे जाना पड़ेगा, ये आंतरिक रूप से और ज्यादा अपने अंदर शक्तियां स्थापित करनी होंगी। और जितना गहनता में उतरेंगे, आपके माध्यम से उतनी शक्तियों का प्रसार तीव्र होगा। क्योंकि अब राष्ट्र 100% गुलाम हो जाएगा। 60% तो आज गुलाम है, 60% गुलाम है आज। क्यों? कोई भी, अगर आप में से कोई पत्रकार है तो आप सही नहीं बोल सकते, आपको जेल में भेज दिया जाता है, आपका इस चैनल बंद करा दिया जाता है, आपकी कोई भी अगर आईडी है ट्विटर वगैरह उसको भी बंद करा दिया जाता है। आज की तारीख में ये हो रहा है। और ऐसे कानून झूठ बनाए गए कि बिना कारण बताए आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, और केस भी चलने की नौबत, 10 साल तक केस भी नहीं चलेगा। तो यूपीए 100% गुलाम होने जा रहा है। यूपीए यूपीए लग जाएगा लॉ। हाँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज का कौन सा एक्ट है। और एनआईए का, एनआईए जो है वो इनके लिए, सारी एजेंसी इनके लिए काम करती हैं, इनकी गुलाम है सारी एजेंसी। उन जो सारी एजेंसी इंडिपेंडेंट होती थी वो सब गुलाम है आज की तारीख में। आज कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। तो आज जो है निर्णायक दिन है, ये जो समय है निर्णायक है। या तो गुलामी बढ़ेगी या फिर स्वतंत्रता का उदय होगा। दोनों ही कंडीशन में संघर्ष है। अगर गुलामी बढ़े तो बहुत लंबा संघर्ष, और अगर स्वतंत्रता का उदय हो रहा है तो भी बहुत संघर्ष। जो बर्बाद किया है देश को, सबको मिलकर ठीक करना होगा। मेहनत है। और गुलामी आई तो भैया भगवान ही मालिक है। क्योंकि मैंने कहा ना, भगवान भी नहीं जानते कि कल को किधर की तरफ जाएगा मनुष्य। तो आज की तारीख में हमारे लिए ये एक जरूरी था। और कुदरती, देखो कुदरती, आज सेशन पहले दिन पड़ गया। हमें क्या पता था आज के दिन होगा। खेल देखो ना कुदरत का। आज से खिचड़ी चढ़ गई है, क्या फिर भी बन के चढ़ गई है। पकती है। हाँ, और 4 जून को बटेगी। लास्ट पेज अब वो बनारस में अच्छी ही है। बनी या खराब बनी, 4 ही जून को पता लगेगी। इससे पहले नहीं पता लगेगी कि उस खिचड़ी में जहर था या अमृत था, नहीं पता। तो आज अभी क्या टाइम हो गया? ये तीसरा सेशन चल रहा है ना जसलीन? हाँ जी, लास्ट 4 मिनट रह गए। लास्ट। चलो इसके बाद का अभी जरा, अभी काम करना होगा थोड़ा सा।
अभी 4 मिनट बाद जो नया सेशन होगा फिर उसमें काम करते हैं, इतनी थोड़ी सी बातचीत। तो अब ये जो काल था, आज के दिन मुझे भी नहीं पता था कि आज बात इसी पे इस तरीके से होनी है। आई आई हैव नो आइडिया। जैसे माँ की मर्जी। ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है और ये डिस्ट्रॉइंग पॉइंट भी हो सकता है। बर्बादी की तरफ भी जा सकता है देश, बर्बादी से उभर भी सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। पता नहीं क्यों हृदय में कुछ आशा सी तो जगती है कहीं कहीं। देखो, यहां पे भी एक खेल चल रहा है। माइंड माइंड कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, सब लूट लिया है इसने, सारी सेटिंग कर ली है। माइंड तो ये कह रहा है, क्योंकि डेटा पड़ा हुआ है कि पहले भी बेईमानी करी, हर बेईमानी करी, इस बार भी पूरा सत्ता इनके हाथ में, अब तो और सारी चीजें हाथ में है। माइंड तो कह रहा है कि भैया ये तो गए, देश गया, खत्म, गुलामी में चला गया। लेकिन हार्ट में कुछ फुदक रहा है, कह रहा नहीं कुछ तो हो सकता है, अब ये पता नहीं क्या होगा। अब हार्ट का जो टेम्परामेंट है ना, वो आशाओं का उदय करता है हार्ट। माइंड है, माइंड निराशा भी देता है और वो भी देता है, क्या कहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन भी देता है। माइंड ऐसा है, तो माइंड तो कह रहा है भैया इसने सारी सेटिंग कर ली है, कुछ नहीं होगा। लेकिन हार्ट क्या कह रहा है, कुछ संभावना है अभी। लास्ट मोमेंट तक भी लोगों के अंदर एक संचार हो गया सत्य का, तो कुछ भी हो सकता है। और इधर आपने कोर्ट में पता ही होगा, अभी कोर्ट में कुछ चल रहा है, होलिका मैया का, होलिका के मैया के लिए कुछ हवन चल रहा है कोर्ट में। अब हवन हम्म। में होलिका मैया भस्म होंगी नहीं होंगी पता कुछ नहीं, लेकिन चल रहा है हवन। हवन तो चालू हो गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो जज बैठे हैं उनके अंदर किस मोमेंट पे क्या घुसेगा, नहीं पता। अगर होलिका मैया भस्म हो गई तो श्योर शॉट है कि वास्तविक रामराज आएगा। अगर होलिका मैया भस्म नहीं हो पाई तो ये सुनिश्चित है आज से भी भयानक राक्षस राज का शुरुआत हो जाएगा, और भयानक होगा राक्षस राज। ये बात भी तय है। तो दोनों ही चीजें हैं। अब थोड़ा सा काम करेंगे। अब बहुत से हमारे सहजी सोच रहे होंगे आज के 3 सेशन तो इसी में निकाल दिए। तो भाई, हमारे अंदर जितनी जागृति है उतना ही तो काम करेंगे, उतना ही तो भीतर से आएगा। अब आप लोगों के हिसाब से, जो इस प्रकार के लोग हैं उनके हिसाब से तो हम मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। हाँ, हम मूर्ख हैं, पर हम किसी राजा की जयकार तो नहीं कर सकते। हम तो केवल सत्य के जयकारे लगाते हैं। मैंने सेटिंग में की है म्यूट अपॉन एंट्री, वो अटक गया होगा नेटवर्क इशू की वजह से, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत आवाज आती है ना बीच बीच में, तो म्यूट अपॉन एंट्री किया है। आज आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आज हमारा भारत संकट में है और कुछ हमारे अंदर आ नहीं सकता सिवाय इसके कि ये भारत हमारा बचे कैसे, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और मैं समझता हूं ऐसे लोग बहुत क्रूर, निष्ठुर और निर्लज ही होंगे जिन्हें ये सब देखकर भी आंख बंद करके कहें हमें तो ध्यान में जाना है। सच्चाई बता रहा हूं मैं। जब श्रीमाता ने हमें ये सारी व्यवस्था दे दी कि तुम
असत्य का विरोध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो असत्य का विरोध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका क्या है कि आत्मिक स्तर पे संगठित हो, पहली चीज। दूसरी बात, हृदय का जो प्रसारण है वो एक ही धारा के अंदर आ जाए, और इसका प्रहार असत्य को चकनाचूर कर देता है। यदि हमारा हृदय का प्रसारण एक ही धारा में बहने लगेगा, चेतना एक ही दिशा में चलने लगेगी, चित्त एक ही जगह में, एक ही दिशा में, एक ही स्थान पर स्थित हो जाएगा, एक ही टारगेट को पकड़ेगा, तो कितना भी कठोर से कठोर कोई भी पदार्थ हो, वो चकनाचूर हो सकता है। और ये कब होगा? जब संवाद होगा। जब संवाद होगा तो सबकी इंद्रियां एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगी, एक ही धारा में बहना शुरू होंगी। जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने भी केंद्र हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनको डायरेक्शन मिलेगा कि हमारा फोकस इस चीज पर है। तो देवी देवता भी सजग होकर उसकी तरफ कार्य करेंगे। तो इस संवाद के बिना संभव नहीं। और ये भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पता नहीं कहाँ कहाँ से बैठकर जुड़े हुए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर जुड़े हुए हैं हम लोग। इस संवाद के बिना क्या? माँ आदि शक्ति निर्मला माँ बन के आई, अगर वो संवाद नहीं करती, हमको कैसे पता लगता कि हमें करना क्या है? उन्होंने संवाद किया, अभ्यास कराया, तभी तो पता लगा कि ये सत्य को अनुभव किया जा सकता है ऊर्जा के रूप में। बिना संवाद के कैसे वो हमारे को कन्वे करती? कैसे? हाउ? ठीक है, कोई कहे वो तो हमारे हृदय में प्रेरणा दे देती, पर जब खोपड़िया पे शैतानों का कब्जा हो तो प्रेरणा कहाँ बाहर निकलेगी? प्रेरणा निकलेगी कहाँ से बाहर? खोपड़िया के पे जो शैतान सवार हैं, उनके भोजे तले तो चेतना वैसे ही दबी पड़ी है, आवाज भी तो निकल नहीं रही चेतना की। तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता सिखाया, ताकि सबसे पहले साधक साधिका अपने खोपड़ी पे सवार शैतानों का अंत कर सके। जब ये शैतान समाप्त होंगे, तब सत्य की रक्षा के लिए कार्य कर सकें। और जब सत्य की रक्षा की तरफ चलेंगे तो सारे देवी देवता रुद्रगण उनके साथ देंगे, और इस युद्ध में विजय हो सकती है। ये संवाद से ही शुरू होता है। संवाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। यदि संवाद की आवश्यकता ना होती ना, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, श्री माता जी ने बताया कि कुंडली और चक्रों के संयोजन से भाषा का उदय हुआ है। लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेट करने का जरिया, शब्द इनके जरिए प्रोड्यूस हुए हैं। यदि दिव्य शक्तियों के जरिए भाषा का उदय हुआ है, तो इसका मतलब संवाद में संवाद महत्वपूर्ण तो है ना, क्योंकि मनुष्य ने इसको पैदा नहीं किया भाषा को। ये भाषा का सृजन देवी देवताओं का है, जो भीतर में बैठे थे। कुंडली माँ ने किसी एक देवता के साथ मिलकर स्वर की उत्पत्ति की, व्यंजन की उत्पत्ति की, और उनके संयोजन से भाषा का निर्माण हुआ। तो भाषा का उदय जब देवी देवताओं से हुआ है, तो इसका मतलब संवाद का तो बहुत महत्व है ना। इसलिए जितने भी हमारे सदगुरु आए, जितने भी संत आए, जितने भी ऊंचे दर्जे के पीर पैगंबर औलिया आए हैं, सबने संवाद किया है ना। तो हम साधारण मानव भी संवाद के जरिए ही किसी चीज में फोकस करेंगे। एक कोई मूर्खता से पगा हुआ तथा कथित तिलकधारी होते हैं ना, जैसे स्टिकरधारी कह रहा था, अरे इस प्लेटफॉर्म पे तो क्या बोलते ही हैं, बातचीत ही होती है, तो भाई यहाँ क्या झुनझुना बजाएंगे सारे मिलके, बातचीत ही करेंगे।
फिर कह रहा है वो ध्यान होना चाहिए, बस ध्यान की आंख बंद करके बैठ जाओ। भैया सारे लोग इकट्ठे होकर क्या आंख बंद करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ? तो अपने अपने घरों में आंख बंद करके बैठ ही जाएंगे, फिर इस प्लेटफॉर्म पे आने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ऐसे क्या बताऊं, मूर्खता की चाशनी में डूबे हुए तथा कथित ऐसे सैनी हैं जिनका इलॉजिकल टोटल, हर चीज बेवकूफी वाली बातें करते हैं। बड़ा वो लगता है। अब एक बात सोचिए, अभी मैं फिर दोबारा उस बात पे आऊंगा जब शिमाताई ने कहा था 40,000 में से 6 ही सहजी हैं। बहुत साल से अगर आप में से किसी ने मेरी बातें सुनी है तो मैंने सदा से एक ही बात कही, भाई सेंटर में हो क्या रहा है, क्या उत्थान के कार्य हो रहे हैं? इसका मतलब मेरा हृदय उस चीज को स्वीकार करने को तैयार कभी नहीं रहा जो ये जो एक शेड्यूल वाला सिस्टम सेंटर में चलता है। शिमाताई ने बहुत पहले कहा कि भाई आप सामूहिकता में जाइए, बैठिए। उस काल में तैयारी चल रही थी या उस काल में माँ की गाइडलाइन में कुछ हो रहा होगा तो उस काल के मुताबिक ठीक होगा। लेकिन यदि वो ठीक होता, समझिए बात, सेंटर्स के अंदर सही दिशा में अगर साधक साधिकाओं को ले जाया होता तो 40,000 में से क्या 6 ही सहजी होते? क्वेश्चन मार्क है ये। मैंने एक दो जनों से बात करी, उन्होंने बोला हाँ हमने भी उस वक्त सुना था ये बात। इसका मतलब ये बात सारे में फैली थी उस वक्त, मुझे ही नहीं पता था, मुझे ही 4 दिन पहले पता लगा। यानी कि ये बात पहले भी फैली थी, सबके पास आई है। कई लोगों ने कहा कि हाँ हमने सुना था ये बात। शिमाते ने कहा 40,000 में 6 ही सहजी है। तो क्या संस्थाधारियों को डूब के नहीं मर जाना चाहिए कहीं, इन मठाधीशों को? जब इन मठाधीशों को पहले ही पता लग चुका था कि शिमाताई कह चुकी हैं ये वाली बात, तो फिर ये हरकतें क्या करते हैं सबके साथ में? जो वहां पे बैठते हैं सहजी आते हैं उनके साथ क्या हरकतें करते हैं ये? डूब के मर जाना चाहिए ना कायदे में। तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि आप सेंटर चला के आपने क्या किया। 6 ही सहजी तैयार हो पाए, और जरूरी नहीं कि वो 6 सहजी वहां आए हो, वो हमारे भारत के ही हो, विदेशी भी हो सकते हैं उनमें से। माने तो ये बताया नहीं ना उस वक्त कि ये मैं भारतीय लोगों के लिए कह रही हूँ या विदेशियों के लिए कह रही हूँ। उन्होंने कहा जो उपस्थित है उसमें 6 हैं। चलो हम तो नालायक हैं, हम तो सेंटर नहीं गए ज्यादा, कभी कभार पूजा में ही गए। जैसा हमें कहते हैं भैया हाँ वो सेंटर नहीं जाते, जब हमारा हृदय ही नहीं करा, वहां पे जो ये कराया जाता है उसको हृदय स्वीकार ही नहीं करता, तो वहां जाके क्या ढोल मंजीरे बजाने हैं? और ढोल मंजीरे और भजनों में हमारा कभी रुचि रही नहीं है, तो वहां जाके क्या करेंगे? हाँ पूजा बहुत सारी अटेंड की है, कितने सेमिनार अटेंड किए हैं, और साक्षात पूजा तो सारी ही की जब तक श्री माता जी साक्षात स्वरूप में रहे। 2000 से लेकर जब तक श्री माता जी की साक्षात पूजा चली, लगातार सारी पूजा अटेंड की है। इसमें वीडियो भी पड़े हुए हैं, इस वाले चैनल पे आप देख लेना कितने सारे वीडियो हैं। और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पूजा एंड सेमिनार करके कैटेगरी बनी हुई है, उसमें ढेर सारे वीडियो वीडियो बने हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा हृदय उस काल में भी राजी नहीं था। अब राजी क्यों नहीं था? अंदर से वो मना करती थी बैठी हुई कि भाई यहाँ कचरा है, कुछ नहीं होने वाला, आई एम सॉरी टू से। मना किसी को किया नहीं, मैंने तो कभी मना नहीं किया। मैं तो अपने लिए कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मेरा हृदय तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वहां ये सारी चीजें चलती हैं, उसमें मुझे उत्थान कहीं नजर नहीं आया। आई एम सॉरी, कोई उत्थान नजर नहीं आया। क्योंकि ये जो सेटअप बना रखा है ना, ये उसके बाद जो मठाधीश हैं जो बिल्कुल राजा बन के शासन चलाते हैं, एक बार भी इच्छा नहीं हुई। काटने को दौड़ते हैं, अगर पूछ लो ना। रमनी बहन को तो पता ही है, लुधियाना में जब ये सामूहिकता होनी थी ये वाली, तो कैसी हरकतें करी वहां के महान ट्रस्टी ने
उस काल के। कितना पीड़ा दी हमारी बहन को, कितना तकलीफ दी, और कितनी ताकत लगा दी पूरी कि भैया ये जो हमारा वर्कशॉप होए ना किसी तरीके से। रोक पाए क्या? क्योंकि रखा किसने था सेमिनार, वर्कशॉप रखाया किसने था? जिसने प्रेरणा देके ये प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें मेरा क्या लाभ है? इसमें कोई धन कमाने का तो रास्ता है नहीं। ये वीडियो चैनल पूरी तरह नॉन मोनेटाइज्ड है। एक बाल बराबर भी धन इससे मिलता नहीं है हमें, ना हम लेते। हमने तो सेलेक्ट ही किया है। जब ये चैनल बनाया था उसमें कैटेगरी डाली थी नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज। तो ऐसे चैनल में केवल यूट्यूब ही कमाता है, चैनल बनाने वाला नहीं कमाता, पहले से ही सुनिश्चित है। दूसरा चैनल जो बनाया है पहाड़ों वाला, वो भी नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज वाली कैटेगरी में रजिस्टर्ड किया है। पहाड़ों का जो मेरे को पैशन है, शौक है, उससे भी मुझे 2 रुपए नहीं कमाने। तो जो ऐसा बोलते रहते हैं फालतू की, अजी ये देखो ये करते हैं, एक ने तो ये लिखा हुआ है कि वर्कशॉप कराते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। बहन जी, रमनी बहन देख लो, इन महामूर्खों को ये नहीं पता कि होटल में अगर तुम टिकोगे तो तुम्हारे पड़ोसी देंगे पैसे या तुम्हारे नाना नानी देंगे? तुम्हें ही देने हैं ना पैसे। तो कंट्रीब्यूशन मनी तो आपको होटल को देनी है, खाना जो खा रहे हो उसको देनी है। इन मूर्खों को ये पता नहीं। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होटल मनी। वाले के अकाउंट में पैसा जाता है, जहां भी जाते हैं। आपको पता ही है सबको। मैं आपके जरिए उन यूट्यूब वालों को ही बता रहा हूं मैं, जो इन मूर्खों की बातें सुनकर वो सोचते होंगे कि पता नहीं ये पैसे कमा रहे हैं। अब इतना सस्ता कहीं मिलेगा क्या? यूट्यूब वालों सुन लो ध्यान से। जयपुर जैसी जगह में हमारे अजय भाई ने 2 रात रुकने का कार्यक्रम कराया, खाना समेत, बहुत अच्छी जगह पर जयपुर में। 4,000 रुपये था, पता नहीं कितना था, 4200 था, 4,000 था, याद नहीं आ रहा मेरे को। ये 42। होगा क्या इतना सस्ता? आए कितने लोग थे? 25-26 लोग। चलो, 25-26 लोग में होटल वालों ने 1,00,000 रुपए ले लिए, मान लो। 25 चौका 100, 1,00,000 रुपए ले लिए। तो वो होटल वालों ने लिए ना। और जो महान आत्मा श्री माता जी के चैनल बन के नाम पर धन कमा रहा है इस चैनल से, उसके बारे में तो तुम्हें समझ में आने का नहीं। वो तो 100% कमा रहा है, हमें मालूम है। वो तो ऐसे कई लोग हैं जो श्री माता जी के वो वीडियो डालकर उसमें अपना मोनेटाइज कर रखा है उन चैनल को। ऐसे कई लोग हैं, चेक कर लो। ओपन चैलेंज है, इस यूट्यूब को लेटर लिख के भेजो कि ये चैनल मोनेटाइज है कि नॉन मोनेटाइज है, आपको पता लग जाएगा। 4,000 रुपये में अगर मान लीजिए 25 लोगों से 4,000 रुपये, अगर कोई एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण, 4,000 रुपये अगर होटल ने लिए और किसी ने बहुत बदला जुगाड़बाजी करके, कितना बचा लेगा? 1,000 रुपये, 500 रुपये, एक आदमी से 500 रुपये बचा लेगा। तो 25 आदमियों से कितने रुपए बचे? 12,500 रुपये मान लो, अगर कोई करता है ऐसा। हालांकि मैं तो कभी करता ही नहीं, जो इनवाइट करता है वही करता है। तो भाई 12,000 रुपये में क्या आप कोठियां खड़ा कर लोगे? और अभी तक मिला मिला के हमारे 10 प्रोग्राम हुए हैं, 11 हो गए। तो पूरे 10 वर्कशॉप में कितने कमा लिए होंगे भाई? 20-25 लोग आते हैं ज्यादा ज्यादा। किसी ने अगर बीच में घालमेल भी करी, किसी ने कितने कमा लिए होंगे भाई 10 साल में, 2-3 साल के अंदर?
जितने का चार्जेस होते हैं ना कंट्रीब्यूशन के, उससे ज्यादा का तो डीजल में खर्चा हो जाता है, डीजल पे आने जाने में। सैकड़ों जगह जाना हुआ है, कभी चवन्नी भी नहीं ली मैंने किसी से। बहुत से हमारे सहजियों ने जिन्हें बुलाया, उन्होंने कहा जी आपका खर्चा हुआ है, आपको ये आप होटल में टिक रहे हो उसका खर्चा हुआ है, आप ले लो। उनका भाई श्री माता जी पहले ही दे देती है मेरी कमाई में, मुझे तो किसी से लेने की जरूरत है नहीं। कोई भिखारी थोड़ी हूं मैं, पंडित जी थोड़ी हूँ जो जजमानों से पैसे इकट्ठे करता फिरूंगा मैं। भगवान ने रोजी रोटी दे रखी है, और हम तो अगर नहीं भी दी होती तो इतने स्वाभिमानी है, भूखे मरना मंजूर है, किसी से 10 पैसे की मदद नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे महामूर्ख बैठे हैं। और जो ये बातें कौन फैलवाते हैं, बातें वो फैलवाते हैं जो सहजियों से कमाई कर रहे हैं। कभी तो एग्जीबिशन लगा देते हैं कपड़ों की, हैं, कभी पीतल तांबे पे कमा लेते हैं, कभी किसी चीज पे कमा लेते हैं, वो बातें फैलाते हैं ऐसे लोगों की, क्योंकि उन्हें पता है हम कमाएंगे तो दूसरा भी कमा सकता है। और हम जैसे लोग तो सोच ही नहीं सकते। हम तो सोचते हैं भैया क्या श्री माता जी के बच्चे ऐसा कर सकते हैं क्या, हमारे तो खुद ही अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन वाकई हम जानते हैं कि कितने गंदे लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए सहज में बैठे हुए हैं। और आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे ऐसे लोग। सुनी सुनाई बातें अलग होती हैं, अब लॉजिकल ग्राउंड पे कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, कुछ कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये उन महामूर्खों के लिए है जो ऐसे मठाधीशों की बातों में आकर, ये भी अंधभक्त जैसे ही समझो इन्हें भी, उसी कैटेगरी में आते हैं। मैंने एक बार लिखा था ना आर्टिकल कि कुछ सहजी तो सेंटर जाते इसलिए हैं, वो जो तथाकथित अधिकारी है ना, उसके चारों तरफ जैसे सूर्य ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना बाकी नक्ष ग्रह, ऐसे ही उसके चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पुरसी पुरसी उर्सी क्या करते हैं उसकी वो, अवगत करने के लिए। परिक्रमा। हाँ, विक्रम। चारों तरफ इस सूर्य के चारों तरफ जैसे ग्रह घूमते हैं, ऐसी कुछ सहजी जो मठाधीश होते हैं, जो तथाकथित पदों पर है, उनके चारों तरफ ऐसे यूं करके घूमते रहेंगे। और यही बातें फैलाने वाले होते हैं ज्यादातर, इनका कोई और काम नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि आपके अंदर वो संक्रमण आ गया तो आपका ये जीवन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने तो अपना जीवन नष्ट कर ही लिया, संस्थाधारियों की भक्ति कर करके उन्होंने तो अपने आप को बर्बाद कर ही लिया, बाकी भी बर्बाद हो जाए। और एक और समझदार ब्रीड ऐसे है जी योगी की, वो कहते नहीं 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 हम तो श्री माता जी जुड़े हैं, हमें कोई मतलब नहीं यहाँ क्या हो रहा है। अरे श्री माता जी आपसे उम्मीद लगा के बैठी हैं, आप बुराइयों को खत्म करेंगे, और सहज संस्था में ही बुराइयां हो रही हैं, आप कुछ बोलने को तैयार नहीं। कैसे श्री माता जी के बच्चे हो सकते हो आप, बताओ कैसे। आओ, आपको देश में बुराई करने वालों की बुराई नहीं दिखती, अपने संस्था में बुराई करने, जो बुरा कर रहे हैं संस्था के साथ, जो लूट रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं लोगों के, जो कई कई प्रोग्राम के नाम पे पैसे इकट्ठा करते हैं, जो उधार मांग लेते हैं सहजियों से किसी ना किसी बहाने, तो ये बुराई नहीं है सहज संस्था में लोगों की, ये बुराइयां नहीं है सहजियों की। इसे कौन नष्ट करने वाला है। नहीं नहीं माँ देख लेंगी, अच्छा आप क्या झुंझुना बजाने के लिए यहाँ पे हो, माँ देख लेंगी। माँ से क्या मतलब है इस बात का, माँ ने तो आपको एक जगह दी है, बेटा यहाँ ईमानदारी से रहकर एक काम करो यहाँ पे, जिससे ध्यान में ले जाओ लोगों को, ऊंचा उठाओ उन्हें, जहां तक आपके अंदर जागृति है उस स्तर तक ले जाके उनको भी एहसास कराओ। आप बस ढोलक बजाने के लिए, मंजीरे बजाने के लिए हो खाली, सोचो थोड़ी देर के लिए। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे कई बार लगता है कि क्या ये आम लोगों से भी निम्न चेतना के लोग हैं।
आम संसार के लोग कहीं ना कहीं फिर भी थोड़े सुलझे हुए मिलेंगे आपको, लॉजिकल होंगे। पर हमारे यहाँ पे तथाकथित सहजी 100% इलॉजिकल होते हैं। कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई लॉजिक? एक गधे को भी समझ में आ रहा है, पर आपको समझ में नहीं आने का। बस माँ कर देंगी, माँ कर देंगी, माँ कर देंगी। अरे माँ तो करती ही है, लेकिन किनका करेंगी माँ? जो सत्य को अपनाकर सीधे रास्ते चलेंगे, उनका ठीक करेंगे। हाँ, ये बात तो कही जा सकती है भैया, जो बुरा करेगा उसको माँ देख लेंगे। पर पर ये जो 50-100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं संस्था में और देख रहे हैं ये मठाधीश पैसे घाड़ रहा है सबसे, उधार ले लेके अपनी जेबों में रख रहा है, पैसे लौटाता नहीं है, तो इसको भी माँ देख लेंगी। आपकी बुद्धि और विवेक नहीं है इस बात का। ये जो गलत प्रथा, या आप सेठ संस्था के पास या किसी पूजा में आप एक स्टॉल लगा देते हो, कपड़ों का स्टॉल लगा देते हो, ठीक है, श्री माता जी की फोटो की लग गई, पूजा की सामग्री की लग गई, एक बार को फिर भी समझ में आती है, कपड़ों के स्टॉल लग गए, तो क्या इसे भी माँ देख लेंगी? आप नहीं देखने के, आप पट्टी बांधे रहोगे आंखों पे। जो एक साधारण विवेकशीलता की बात है, उस साधारण विवेकशीलता का इस्तेमाल कुंडलिनी जिनकी जागी हुई है वो नहीं करने वाले। तो माँ ने फिर आपको बैठाया क्यों है? माँ ने आपको ये दिखाया क्यों? अगर माँ ये आपको दिखा रही है देखो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं से तो बोलो। कुछ नहीं बोलना, लड़ना नहीं है, फेसबुक पे ही लिख दो ये गलत हो रहा है, कहीं तो लिख दो, किसी से तो बोल दो, कहीं तो रेज करो आवाज, कहीं तो उस बुराई के विरोध में खड़े हो जाओ। ये बात समझने की है। तब श्री माता जी देखती हैं। जैसे श्री माता जी ने नोएडा वाले में कहा ना, लास्ट उनका दिवाली पे जो लेक्चर था, जो चोर हो पकड़ो उन्हें, मैं देख लूंगी, मैं हूं वहां खड़ी हुई, तुम परमात्मा की पुलिस हो। वो भी तो श्री माता जी ने लेक्चर्स दिया था। क्या आप लोग श्री माता जी का वो लेक्चर नहीं सुनते? या वही वाले लेक्चर सुनोगे जो मठाधीश लगा देगा, 12 बजे के बाद ध्यान मत करो, भूत आ जाएंगे, चक्र पकड़ जाएंगे? वो भी तो श्री माता जी के लेक्चर थे, जिन्होंने कहा था चोरों को पीटो पकड़ के। माँ ने ही तो कहा था दिवाली पूजा वाले पे। क्यों वो नहीं सुनोगे? 12 बजे के बाद ध्यान करने से भूत आएंगे ये सुनोगे। जब उन्होंने कहा था, वो शुरुआती बात थी 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले की। आज वो हालात तो नहीं है ना। तो ये एक विवेकशीलता की बात है। विवेकशीलता कहाँ है? विवेकशीलता वेयर इट इज। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, कहने को छोटी लगती हैं, पर इसी से पूरा वातावरण विषाक्त हो रहा है। मैंने कहा ना, जो आंख बंद करके बैठे हैं इस भ्रम में कि भाई हम तो अंदर ध्यान में बैठे हैं, तो आप ध्यान में नहीं बैठ रहे हो, आप कायरतापूर्ण आचरण कर रहे हो, कावर्ड की तरह आप बैठे हो, क्योंकि आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो आपके सेंटर में ये बुराइयां हो रही हैं उसके बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा सके। कायरो का श्री माता जी के साम्राज्य में कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है। और श्री माता जी भी 2010 में ये सब देख चुकी होंगी, और श्री माता जी इसीलिए उदास रही, और श्री माता जी ने इसीलिए कहा कि 40,000 की भीड़ में 6 ही सहजी हैं। कम से कम मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे अभी 4 दिन पहले पता लगा है इस चीज का, मुझे पता नहीं था। पर एक चीज की बड़ी खुशी होती है, जो हृदय में जो फीलिंग थी ना, उसकी पुष्टि श्री माता जी ने कर दी थी 2010 में ही। मुझे ही तो नहीं पता लगा था, मुझे तो अब 4 दिन पहले पता लगा। शायद श्री माता जी चाहती ही नहीं होंगी कि मुझे पता लगे। क्यों? क्योंकि सब लोग ये कहते कि माँ की बात को तोता बन के बोल रहा है आगे।
कम से कम ये तोहमत लगने से तो उन्होंने बचा ही लिया ना मुझे, अगर नहीं पता लगा इस बात का। तो कितने तकलीफ की बात है कि 40,000 में 6 सहयोगी बस। परसेंटेज निकाला कभी? मैंने निकाला था 0.00015, ये परसेंटेज है। 6 को आप भाग करो 40,000 से तो यही परसेंटेज निकलेगा। अब एक बात इंटरेस्टिंग है इसमें, श्रीमाता का एक स्टेटमेंट और था। उन्होंने कहा था मुझे विश्व को परिवर्तित करने के लिए 1,000 सहजी चाहिए, कहा था। आपने पढ़ा है, सुना है लेक्चर। फिर बहुत दिन बाद श्रीमाता जी से किसी सहजी ने पूछा, माँ आपने कहा था 1,000 सहजी चाहिए, वो मिल गए? ये 2003 में। श्रीमाता जी ने कहा नहीं, अभी तो 2-3 ही है। फिर उन्होंने बोला अगर 7 भी हो जाए पूरे विश्व में, पूरे विश्व में 7 भी हो जाए तो भी परिवर्तन आ सकता है। ये भी मैंने माँ के लेक्चर पढ़ा है। 7 तक भी उन्होंने कहा निराश होके, क्योंकि भाई कुछ नहीं हो सकता। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जिस दिन ये सारी घटना हुई, माँ कह चुकी हैं, उस दिन श्रीमाता ने ऐसी व्यवस्था की थी। प्रियंका को पता है, प्रियंका वहां पे मौजूद थी, और भी कई लोग होंगे आप में से। द मिशन 1000 SOS नाम का आर्टिकल जुलाई में उन्होंने लिखवाया। वो आर्टिकल उन्होंने विराट पूजा में बंटवाया। जिस आर्टिकल में, वो आर्टिकल इंग्लिश में था, किसी हमारी सहजी बहन ने उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, मेरे पास भेज दिया। और वो हिंदी में भी फिर, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसकी प्रतियां मैंने नहीं बांटी, एक सहजी ने बांटी। यो प्रतियां जो हैं, 8 पता नहीं कितनी सारी वो प्रतियां लाए थे, वो सारी विराट पूजा में चली गई। उसमें मेरा फोन नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने फोन नंबर इसलिए लिख दिया था, अगर कोई उसमें लिखी बात समझ ना आ रही हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। पर खेल देखो, वो जो चले गए उसके बाद मेरे पास महीनों तक फोन आते रहे, और कम से कम 20-25 जगह मुझे उसी काल में, उसी साल में 20-25 जगह बुलाया गया। वहां पे अटेंशन वाला प्रोग्राम करके आया मैं, अटेंशन वाले कार्य वर्कशॉप वहां करे कितनी सारी जगह। और वो हजारों की संख्या में लोगों ने छव्वा छव्वा के पूरे भारत में बांटे। और एक और मजेदार किस्सा हुआ, वो आर्टिकल पहुंच गया किसी तरह, किसी ने वहां पहुंचा दिया। मोक्ष पत्रिका जो आती है, उनके जो मालिक हैं, संपादक हैं, उनके पास किसी ने वो आर्टिकल भेज दिया। उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा। पढ़ने के पढ़ने के बाद उन्हें अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद उन्होंने उसे पत्रिका में, दिसंबर 2010 की पत्रिका में उन्होंने उसमें छाप दिया। उनके सर्कुलेशन काफी था, 10-20 हजार की कॉपियों का सर्कुलेशन था मोक्ष पत्रिका। उसमें जो आर्टिकल गया, मुझे तो कुछ पता नहीं। एक दिन उन संपादक महोदय का मेरे पास फोन आया, बोले जी आपके आर्टिकल ने तो मेरी जान आफत में डाल दी। पूरे भारत से अलग अलग जगह, कभी स्टेट कोऑर्डिनेटर, कभी ट्रस्टी, मेरे को रोज फोन ही फोन किए जा रहे हैं, ये आर्टिकल हटाओ, ये आर्टिकल हटाओ। तो मैंने तो उनसे कह दिया जी उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं जितना आप आपत्ति दिखा रहे हो। बोले मुझे तो अच्छा लगा उसमें, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने छपवा दिया। हंगामा बच गया पूरा उस आर्टिकल से। खेल समझ में आया कुछ श्री माता जी का? जिस दिन वो निराश होकर ये कह रही हैं 40,000 में 6 सहजी हैं, उसी दिन उन्होंने उसकी व्यवस्था की कि भाई 6 की जो संख्या है उसे थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर दिया जाए। अब पता नहीं भाई कितने सहजी होंगे, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं जो श्री माता जी ने कहा जिस स्तर का कोई सहयोगी 6 सहयोगी बताए,
मुझे नहीं पता कि मैं उसकी श्रेणी में आता हूं नहीं आता हूं, या कहीं भी नहीं हूं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कैसे जानूं इस बात को? ये तो परमेश्वर ही जाने, देवी देवता जाने। लेकिन 6 से आगे की संख्या बढ़ाने का काम उन्होंने उसी दिन से शुरू करा दिया। लातूर से इनविटेशन आया, पहला वर्कशॉप ऑन अटेंशन, फर्स्ट वर्कशॉप ऑन अटेंशन लातूर में हुआ दिसंबर 2010। खेल देख रहे हो आप? नवंबर में शिवाता जी की विराट पूजा थी और दिसंबर में लातूर में प्रोग्राम हुआ। लातूर में प्रोग्राम करके मैं वापस आ ही रहा था ट्रेन में फिर वहां के कोऑर्डिनेटर्स का फोन आया मेरे पास, भैया अलीबाग में प्रोग्राम है न्यू ईयर पे, आप आ जाओगे? मैंने कहा भाई अभी तो मैं ट्रेन में हूँ, अभी तो घर ही नहीं पहुंचा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप आ जाइए, हमने सबने, सारे महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर ने बैठकर बातचीत की है, उन्हें आपके लातूर का प्रोग्राम बहुत पसंद आया है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा देखता हूँ। अब मैं अभी ट्रेन में ही हूँ, अभी तो मैं घर ही नहीं पहुंचा, 2-3 दिन तो वहां रहा, उसके बाद में घर आना है। तो ये 10 तारीख को वहां प्रोग्राम करा है, 2 दिन लगे हैं, तीसरे दिन में चला हूँ और चौथे दिन में मुझे यहाँ मेरठ पहुंचना है। मैंने कहा यार 1 हफ्ते में दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां फर्स्ट 31, 30, 31 और 1 तारीख को वहां सेमिनार था अलीबाग में। खैर मैंने उनसे हाँ कह दी, क्योंकि शिमाता जी ने अगर बुलाया है तो मैंने बस बिना सोचे समझे कह ही देता हूँ अच्छा मैं आ जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ जाएगा कैसे तू, भाई अभी तो दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, आया। मैं कहा भाई ट्रेन में तो टिकट मिलेगी नहीं, फिर फ्लाइट बुक कराई, पुणे की फ्लाइट बुक कराई मैंने, हो गई, आने जाने की टिकट हो गई। वहां गया, फिर उन्होंने मेरे वहां पे जो है अपने घर बुला लिया बहन ने हमारी, और उसके बाद फिर उस वो बस हुई, बस में सारे लोग मिलके अलीबाग गए, पूना से एक बस गई, अलीबाग गए। वहां पे पूरा चार्ट बना हुआ है, पूरा चार्ट बना हुआ है, उसमें पहले से ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेरा मेरा नाम लिखा है, उसमें आगे टॉपिक लिखा है कि चित्त की शक्ति से चक्रों को कैसे ठीक करें, चित्त की शक्ति से अपनी जो घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे ठीक करें। सारा चित्त पे था उसमें टोटल। टाइम सुनिश्चित था, टाइम भी दे दिया गया, इतने बजे आपका सेशन है। बहुत सारे सहजी वहां जो लातूर में आए थे, ढेर सारे मिले थे वहां पे, उन्होंने कहा कि भैया हम आपका प्रतीक्षा कर रहे थे, आ जाओ हमें कुछ बता दो ना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी अभी 2 घंटे बाद ही प्रोग्राम है, आप लोग सब साथ में। मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, वो टाइम भी निकल गया, उसके बाद भी निकल गया, उसके बाद 2-3 घंटे बाद मैंने उनसे कहा, कोऑर्डिनेटर, मैंने कहा भाई क्या हुआ? मैं तो यहाँ, मैं कहीं आराम से चला भी जाता, थोड़ी देर के लिए वापस आ जाता, वो क्या हुआ? बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। शाम हो गई, मैं कहा भाई क्या हुआ आखिर? तो उन्होंने बाद में कहा जी अब आपको वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने मेरे को धीरे से बताया, भाई जी आपका प्रोग्राम रुकवा दिया गया है। रुकवा दिया गया? किसने रुकवाया? वो नेशनल ट्रस्ट से फोन आया था, नेशनल ट्रस्ट से। वो जो दूसरे वाले कपूर अंकल है ना, सुरेश कपूर अंकल, उनका फोन वहां पहुंचा। मैं कहा, उन्हें तो वो तो मेरे को कहीं ट्रेन में ही मिले थे। खैर कोई बात नहीं, फिर बाद में कहानी पता लगी कि एक महाराजा धीराज, उनकी नाक नीची हो जाती, उन्होंने सुरेश कपूर जी से कहकर वो प्रोग्राम रुकवा दिया। कौन है महाराजा धीराज, मालूम है आपको? योगी महाजन। महाजन जी इतने बड़े सहजी हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिख दी, उनके अंदर तो दिमाग में ये भरा हुआ होगा। आई एम सॉरी महाजन जी, अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हो, जरा चिंतन करना इस बात पे, आपने करा क्या था? आपने शिमाते की खिलाफत की, उस वक्त 100% खिलाफत की, उसका परिणाम भी आप देख ही रहे होंगे, आया होगा आपके सामने ऐसा कुछ, जब सफर किया होगा आपने बहुत।
आपने एक धारा को रोकने का प्रयास किया, क्या धारा रुक गई? उनको ये चिंता हो गई कि मैं तो इतना ज्ञानी, मैंने तो आज तक चित्त की बात ही नहीं करी, मैं तो माँ के लेक्चर उठा उठा के उनके रेफरेंस पे ज्ञान भगा रहा अपना। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, मैं तो माँ के लेक्चर की कॉपी करता हूं, उगल देता हूं या लिख देता हूं। ये कहां से आई चीज कि चित्त की शक्ति से चक्र जागृत कर लो, चित्ती ये कर लो वो कर लो? तो उन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन इसका एक लाभ हुआ, जिन्होंने मेरे को बुलाया था उनको बड़ा नाराजगी हो रही थी इस बात की, यानी कि हमारे महाराजा धीराज, जिनकी अच्छी इमेज थी वहां पे महाराष्ट्र में, उनकी इस उनकी स्टेज उधड़ गई। बरसों पुरानी इमेज उधड़ गई। बरसों से बुनी गई इमेज एक बार में उधड़ गई। आज अगर उन तक ये पहुंच जाएगा ना, उन्हें याद आ जाएगी अपनी अपनी कारगुजारियां। बड़े महारथी बन जाते हैं। अरे तुम्हें अगर लगता है तो होने तो दो ना, क्या हो रहा है देखो तो सही। खाली माइंड को करो अपने, महसूस तो करके देखो क्या बताया जा रहा था। फीडबैक तो मिल ही जाता ना। वो फीडबैक मिला था इसलिए तो टेंशन आ गई कि हमारा तो राजपाट मिट जाएगा। तो अब ऊंची पहुंच वाले भैया सुरेश कपूर जी को अप्रोच कर लिया उन्होंने। अब सुरेश कपूर जी बेचारे, वो वैसे वाले सहजी तो हैं नहीं जो अंदर से बहुत गहराई से जुड़े हुए हो। वो तो किसी पद पर थे अपने सांसारिक जीवन में। उनकी जो क्षमता थी सारी व्यवस्था करने की, अकाउंट अकाउंट देखा करते थे वो, और अकाउंट पे ही लेक्चर देते थे वो जब भी किसी को बोलते थे। तो उन्हें तो समझ में आया, उन्होंने कहा ये महाजन जी बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, श्री माता जी के साथ भी रहे हैं, तो इनकी बात मान लेता हूँ। प्रोग्राम रोक दिया उन्होंने। वहां प्रोग्राम रोका, अब तो ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। क्या रोकोगे महाजन जी? अब तो मीडिया ने इसे कहां तक पहुंचा दिया, कहां तक रोकोगे आप? अब तो इतने सारे तैयार हो गए हैं जागरूक लोग, आपकी सुनेगा कौन?